कल हमने उसके जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी हमने सारी करैक्टरिस्टिक्स जो थी उसकी वो सारी हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम टॉर्क है। क्या नाम है उसका? टॉर्क। तो टॉर्क आप इससे पहले से ही आप इसको जानते हैं, 9th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और अब दोबारा आपके सामने ये टॉपिक आया है। सबसे पहले तो देखते हैं टॉर्क क्या होता है। सो चैप्टर नंबर हमारे पास है भाई 2 और टॉपिक है आज का टॉर्क। और लेक्चर है आज हमारा कौन सा भाई? 14 है, ठीक है, चलें अभी 14 है। और एफएससी पार्ट 1 की हमारे पास फिज़िक्स है, आई थिंक 13 है। चलें अब बेटा जी टॉर्क क्या होता है, सबसे पहले तो टॉर्क देखते हैं। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, ये एक नेट ले लें, ये एक नेट है भाई आपके पास, ठीक है। इस नेट को अगर आप एक स्पैनर लेके, एक चाबी लेके जिससे आप कसते हैं नेट को, या टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप इस चाबी से इस नेट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये नेट क्या करेगा? घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। या फिर आप दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाएं हाथ से तो दरवाज़ा क्या करता है? घूमता है, एक सर्कल पे घूमता है, ठीक है, अपने एक्सिस के गिर्द। अब तो बेटा अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए और उसमें रोटेशनल इफ़ेक्ट पैदा हो, घूमने का असर पैदा हो, क्या पैदा हो? घूमने का असर पैदा हो, तो वो जो घूमने का असर पैदा होता है उसको टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉर्क, ठीक है। अब बेटा देखें, इस स्पैनर के ऊपर जो यहाँ से हम फोर्स लगाते हैं उसको आप F कहेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जिस पॉइंट के गिर्द या जिस लाइन के गिर्द आपका नेट घूम रहा है उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है बीच में, इसको बेटा मोमेंट आर्म कहा जाता है। इसको L से भी ज़ाहिर करते हैं, इसको R से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। सो अगर आप फोर्स और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, इनका प्रोडक्ट ले लें, यानी कि इस तरह कर लें, F क्रॉस R कर लें, तो इनका जो प्रोडक्ट है बेटा एक नई क्वांटिटी आती है, वेक्टर क्वांटिटी, उसको टॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको टॉर्क कहा जाता है। सो इसको ये भी कहते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड टॉर्क, जो क्या होती है? टॉर्क होती है। अब इसको ज़रा, अभी जो मैं घूमने वाली बात कर रहा था उसको भी लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिंपल इस तरह से कहा जाता है, द रोटेशनल, जी रोटेशनल भी कह सकते हैं, टर्निंग भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। द रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा? टॉर्क कहलाता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट इस लेटर से टा, इसको पढ़ते हैं टा, ठीक है, उससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला क्या बनेगा, अभी मैंने ऊपर वैसे लिख दिया लेकिन दोबारा मेंशन कर देता हूँ। इसका फार्मूला होता है R क्रॉस F, ठीक है। और इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बेटा बनेगा, देखिए फार्मूले से ही बनेगा, R एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या आता है? मीटर। और फोर्स इसका यूनिट क्या आता है? न्यूटन। तो ये इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। क्या यूनिट है इसका? न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब ज़रा आगे देखते हैं कि उसने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, टॉर्क सॉरी। अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी हो, देखते हैं हम इसको, उसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो जो फोर्स है वो क्या कर रही है? इस बॉडी के अंदर टॉर्क पैदा कर रही है। यही समझ लेंगे ये दरवाज़ा है अगर, ठीक है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हैंडल से पकड़ के और ये घूमता है ना,
क्या करता है, घूमता है। तो किसी रिजिड बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए तो उसमें जो टॉर्क पैदा होती है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है जहाँ से लग रही है, यहाँ से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इतने फासले पे ये फोर्स लगाई जा रही है। अब इसका क्या मतलब है, ये समझें आपका ये जो कब्ज़ा है दरवाजे का, ये ओरिजिन है और वहाँ से लेके आप इस हैंडल से पकड़ के लगा रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से लेके ये ओरिजिन तक का जो फासला है इसको आप मूवमेंट आर्म यानी कि आर कहते हैं, ठीक है। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं और ये आपका समझिए कि ओरिजिन है और यहाँ से आपका वो दरवाज़ा रोटेट कर रहा है, तो ये बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप आर कहते हैं, ठीक है। बहरहाल देखते हैं ज़रा आगे। सो ओरिजिन से लेके, ये ओरिजिन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका बन रहा है पोजीशन वेक्टर, या जिसको आप मूवमेंट आर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे फोर्स लगाई जा रही है और ये जो बॉडी है आपकी, ये रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड का मतलब होता है सख्त, ये कोई रिजिड बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लगाई है हमने और उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो गया है, उसमें रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस एफ फोर्स की वजह से इस बॉडी में कितना टार्क पैदा हुआ है, तो वो हम फाइंड करेंगे। सो इसकी तरह ऊपर हेडिंग भी देते हैं। सो हेडिंग क्या है भाई, कैलकुलेशन ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। एक बॉडी के अंदर जो टार्क पैदा होगा रिजिड बॉडी के अंदर, वो किस तरह से फाइंड किया जाता है वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यही कहा है कि जो आपकी फोर्स लग रही है वो एफ है, इसको ज़रा आप लिखेंगे इंग्लिश में जो बातें आपने कही हैं। कंसिडर एफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। ये जो बॉडी है आपके पास, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एफ फोर्स लग रही है। फ़र्ज़ करें, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, फ़र्ज़ करें कि इस रिजिड बॉडी के ऊपर एफ फोर्स लग रही है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे बेटा क्या है, और ये जिस पॉइंट के ऊपर आपकी फोर्स लग रही है वो पॉइंट पी है। कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी। क्लियर है जी। उसके बाद ये जो पॉइंट पी है आपको मैंने सिखाया था यहाँ से इस तरह से कि ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक पॉइंट पी है, उसका हम क्या निकालते थे, पोजीशन वेक्टर। तो इस पॉइंट से लेके ये ओरिजिन तक क्या बन रहा है आपका, पोजीशन है वेक्टर बन रहा है। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से, फ्रॉम ओरिजिन इज, पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, आर है। क्या है, पोजीशन वेक्टर आर है। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बेटा क्या किया आपने, ये जो फोर्स है बेटा आपकी एफ फोर्स है, ये क्या कर रही है, ये जो आपकी आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसके साथ जो एंगल बना रही है वो आप सपोज कर लें वो थीटा है। एफ फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर और आगे एक्सटेंड करें तो इधर को ही जाएगा ना, ठीक है। सो द फोर्स एफ इज मेकिंग एंगल थीटा विद पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया भाई, तो यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगर हम क्या करें कि ये जो हमारे पास एफ फोर्स, अगर मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर हम एक एफ फोर्स ले लें इस तरह से, यहाँ पे ये एफ फोर्स है,
तो मैंने आपको सिखाया था कि इसको हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिखाया था ना, जिसको आपने रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहा था। क्या किया था, यहाँ से ये एफ वाई आपने बनाया था और इधर से ये आपने क्या बनाया था, एफ एक्स, ठीक है। नाउ रिजॉल्विंग एफ इनटू रेक्टेंगुलर components which are f cos theta and f sin theta। आपको याद होगा बेटा, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एफ एक्स जो होता है वह इक्वल होता है किसके, एफ cos थीटा के, और जो एफ वाई होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा की। आप कंसीडर कर लेंगे ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ठीक है। सो इधर को जो आप वेक्टर लेंगे, इधर को जो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, आप ड्रा कर लेते हैं इसको। इधर को जो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे वो होगा एफ एक्स, यानी कि वो किसके इक्वल होगा, एफ कॉस थीटा के, ठीक है। और इधर को जो आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, यहाँ बेशक इधर से इधर को ड्रा कर ले, मर्जी आपकी जिधर से मर्जी ले लें, ठीक है। ये जो आपके पास एफ वाई है, या ये भी उतना ही है, तो ये भी क्या है आपके पास, एफ वाई। ये किसके इक्वल था, एफ साइन थीटा, किसके इक्वल था, एफ साइन थीटा के। तो हमारे पास जो एफ फोर्स थी उसको हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो क्या बने, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब बेटा देखें ज़रा गौर से, मैं अब आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाने लगा हूँ, गौर से आपने बात समझ ली। देखें, ये जिधर को आपका पोजीशन वेक्टर है, एफ कॉस थीटा भी उधर को ही है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, नल वेक्टर। कल मैंने आपको सिखाया था कि दो पैरेलल में आंसर क्या आता है, नल वेक्टर। तो इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, यानी कि इसका टार्ग में कोई काम नहीं है। अब दूसरी बात सुने ज़रा, ये जो आपका एफ साइन थीटा है वो इधर को है और पोजीशन वेक्टर इधर को है, तो इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ये भी कल सिखाया था कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो मैक्सिमम आंसर आता है, मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। अब तो यानी कि यहाँ पे जो एफ कॉस थीटा है ये टार्क प्रोड्यूस करने में कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में ना, जिधर को आ रहा है उधर को ये एफ कॉस थीटा है, तो 0 डिग्री एंगल है, यानी कि ये कैंसिल, ख़त्म, 0 हो जाएगा। पता लगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कल बेटा मैंने ये बात बताई थी कल कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन, यहाँ पे एंगल 0 है तो साइन 0 जो होगा वो सारा 0 आंसर आएगा, यानी कि नल वेक्टर आएगा। याद है आपको, ठीक है। तो ये वाला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा 0 की वजह से। अब ये परपेंडिकुलर है, एफ साइन इधर को है और आर इधर को है, तो ये वाला सिर्फ आपका जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये टार्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो द एफ कॉस थीटा will be cancelled because f cos theta and r are in same direction। वो क्या है, इन सेम डायरेक्शन में, इसलिए वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट f साइन थीटा जो है विल प्रोड्यूस टार्क, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, टार्क प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो गया। अब ज़रा हम चलते हैं, इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो बेटा जो बातें मैं समझा रहा हूँ वही मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये नोट तो नहीं था आपने करना था ये नोट,
करना था आपने नोट, चलें बाद में फिर लिख लेंगे इसको। आप ज़रा देखें भाई कि टार का मैंने अभी आपको फार्मूला लिखवाया था, इक्वल होता है किसके, आर क्रॉस एफ के। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का कंपोनेंट यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा है, एफ साइन थीटा है। कौन सा है, एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया भाई। और यहाँ पे जब आप इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो एक नया यूनिट वेक्टर आएगा, जिसको जो थर्ड वेक्टर हमारे पास बन रहा है, इन दोनों का क्रॉस लेके जो नया वेक्टर बन रहा है वो कौन सा है, टॉर्क। कौन सा बन रहा है, टॉर्क। उस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो ये यूनिट वेक्टर में एन बताएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेटा क्या है कि हमारे पास ये देखें, ये प्लेन है एक, उसमें हमने ये पोजीशन वेक्टर लिया हुआ इधर को आर, और इधर को हमने लिया हुआ क्या, एफ साइन थीटा। चलें इधर को ले लें। अब बेटा क्या है कि इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो एन होगा। ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो हमें क्या देगा, टार की डायरेक्शन देगा। इसकी डायरेक्शन देगा, टार की डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ टार। ये आपको वैसे मैंने राइट हैंड रूल से निकालना भी सिखाया था। ठीक है, तो जिस प्लेन के अंदर, ये प्लेन है, इसी के अंदर आर और इसी के ऊपर एफ लग रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है टार की। क्लियर है, तो जिस प्लेन के अंदर टार और पोजीशन वेक्टर पाए जाएंगे, टार की डायरेक्शन उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है, तो बेटा ये आप इसको नोट कर लें, और यही कल का आपका काम है, अच्छे से आप इसको तैयार करके आएंगे। और ये एक छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ आई होगी। जहाँ से मसला आप पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।